बाद उसमें इंग्लिश भी जोड़ा गया। हालांकि प्रोज फॉर्म में उतनी चीजें नहीं आई, लेकिन पोइट्री में आई। तो मैं हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें बहुत सारी विधाओं को, बहुत सारी इंग्लिश, हिंदी, इवन भोजपुरी भी आगे, भोजपुरी संस्कृत हो सकता है, सब कुछ आगे जोड़े और उसमें बहुत आगे कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा। अगर अच्छी बुरी जो भी है आपको सुनने को मिलेगी और आप उसको अपनी कॉपी में, डायरी में, अपने मन में जहाँ नोट करना है आप नोट करें। तो इसी कड़ी में मैं महिमा को बुलाना चाहूँगी। आइए आप अपना काव्य पाठ करिए, जोरदार ताली से स्वागत। पहली काव्य गोष्ठी जो हुई थी उसमें आप लोगों के बीच में हमारे गोरखपुर के जो साहित्य प्रेमी हैं, वो भी मार्गदर्शन करते हैं, चेतना दीदी, मित्र सर, अर्पिता दीदी, नवीन सर, ये प्रेजेंट है आप लोगों के बीच में। आज हम लोग दूसरी काव्य गोष्ठी बढ़कर आंखों से चुपचाप बंधन की बात आई और आपकी कविता का जो संदेश था वो ये था कि रोना नहीं चाहिए। हालांकि रोना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि रोना ही नहीं चाहिए। रोना मनुष्यता की पहचान है, रोना संवेदनशील होने की पहचान है। लेकिन हर बात पे आप कहना ये चाहती थी कि हर चीज पे टूट के बिखर नहीं जाना चाहिए, बार बार पे रोना नहीं चाहिए। पिछली बार भी मैंने यही कहा था और इस बार भी उस बात को मैं बार बार दोहराना चाहती हूँ। एक तो हर व्यक्ति की अपनी मौलिकता होती है, आप अपने जैसे होते हैं, कोई किसी के जैसा होता नहीं और किसी के जैसा होने की जरूरत भी नहीं। आप जैसे हैं उसी चीज को आप सर्वोत्तम बनाइए। आप अपने आप को अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रदान करिए। आप जिस विधा में लिख रहे हैं, जिस भाषा में लिख रहे हैं, जिस शैली में लिख रहे हैं, उस विधा में ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करिए। कभी रोल मॉडल इस रूप में बनाइए कि हम सुनेंगे, हमको शब्दों का ज्ञान होगा, हमको भाव का ज्ञान होगा, हमको कविता के स्वरूप का ज्ञान होगा। लेकिन रोल मॉडल किसी को बनाइएगा तो कभी इस तरीके से मत बनाइएगा कि वो आप पे हावी हो जा रहा है। और दुनिया में राई से लेकर पर्वत तक न जाने कितने विषय हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि मौसम का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन, जो सामाजिक बदलाव है, जो राजनीतिक बदलाव है, जो आपके अध्ययन के जो विषय हैं उनसे जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें हैं, घर परिवार के बीच की तमाम सारी चीजें हैं, संबंधों के बीच जो चीजें हैं, वो हार हमारे मन में इस तरह से बैठा होता है कि हम आगे बढ़े। बहुत तड़पी मैं सफर में जब कोई साथ नहीं था, सूखा पड़ा था मंजर, एक बूंद भी बरसात नहीं था। मैं मरते मरते इस मुकाम तक पहुंची हूँ और लोग कहते हैं मेरी जिंदगी में कोई तूफान नहीं। और अब मैं शुरू कर रही हूँ हारी मन की दशा। हारी मन की दशा को खुद से बेहतर कौन जानता है? मन में उठती पीड़ा को खुद से बेहतर कौन समझता है? मन की दुर्बलता बार बार कुछ ऐसे हावी हो जाती है, एक और कोशिश करना भी शामिल है। पीठ पे बैग, आंखों में सपने लिए चल रहे हैं, अब अपनी जिंदगी की बस पे सवार, देखते हैं अगला स्टॉपेज कौन सा है। बैग में एक बॉटल, एक डायरी, एक कलम, कुछ कपड़े और माँ की तस्वीर है और मन में पिता के ख्वाहिशें लिए आगे बढ़ता एक छोटा सा बच्चा। बस रुकी एक दुकान पर, दुकान का नाम था जिंदगी एक पान, जिसे अक्सर लोग खाकर थूक दिया करते। मैंने भी एक पान खाया और सोचने लगा कड़वी चीजें भी इतनी मीठी होती हैं क्या, और बस आगे चल पड़ी। हाँ जरूर बीच में कई जगहों पर, जैसे छल के मैदान पर, विश्वासघात के चौराहे पर और उम्मीदों के पुल पर, प्रेम की मंदिर हौसलों की राह से होती हुई चलती रही। मेरा रुकना हर जगह बस कुछ देर के लिए रुका और सफर आगे बढ़ चला। जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको वो गोश्तों का साइन भी दिखता है, तो मैंने लिखा सफर आगे बढ़ चला। रोड पर वो गोश्तों का साइन भी दिखा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी ओवर स्पीड में आगे बढ़ती गई। और जब मेरा स्टॉपेज आया, मैं उतरा। जगह का नाम था जिंदगी का सच। मैं खुश क्योंकि मैं तो यही ढूंढ रहा था, पर सच सुनकर मैं अंदर से रोमांचित हो गया, क्योंकि वो सच था मृत्यु और आगे का स्टेशन था जीवन। बहुत एक ऐसे ही जीवन को समझने के ऊपर थोड़ा सा लिखा है।
समझाने के लिए कितनी बार भाषा की बड़माला को किया जाता है, खुद को समझाने के लिए कितनी बार तिरस्कार खुद से करवाया जाए, मंजिल को पाने के लिए कितने दर भटका जाए या कितनी ठोकरें खाई जाती है, मन की व्यथा को छिपाने के लिए कितने आंसुओं को आंख पर आने से पहले सुखा दिया जाए, या तब तक जब तक खामोश पड़ने जीवन चौपट में सिखाना है, या जब अपनी शब्दमाला बोलने के लिए किसी दूसरी बड़माला को न गिरना पड़े, या जब मैं खुद को समझ कुछ भी करने के लिए तत्पर हो, या फिर मंजिल को पा लेने में मुझे पूर्णता का अनुभव हो, या फिर तब जब कहीं अपने आंसुओं को आने से पहले मुझे रोकना न पड़े। दुख हो तो दिल खोल के रो और खुश हो तो दिल खोल के रो। तो क्या इन सब तथ्यों को जान लेने के बाद हम अपने जीवन को समझ पाएंगे? बहुत अच्छा हुआ था और ये बहुत बहुत शानदार समर्थन देती हैं उसमें और युवाओं को प्रेरणा भी देती है कि उनको आगे चल के कैसे क्या आगे करना है, अगर चाहे वो उनकी विधा हो या ना हो। वैसे तो म्यूजिक इनका सब कुछ है, म्यूजिक इनकी सोल, द सोल ऑफ म्यूजिक है, तो सोल ही इनकी जो म्यूजिक है वही इनकी सोल है। और उसके अलावा भी ये सबको ही आगे पूरे इंथुजियाज्म के साथ सबको आगे बढ़ाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ शब्द हमारे प्यारे बच्चों के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू। और मैं सर एज अ वर्कशॉप भी एक मीटिंग करते रहे और हर दिन या जितना भी 2 वीक्स में शायद एक बार ही हो रहा है मंथ। हाँ। तो अगर ये ऐसी चीजें हो रही है तो ये बहुत अच्छा, और मुझे भी आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा लिख रहे हैं। मुझे ये कहना था कि जैसे आप लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे ऑलरेडी चीजें देख रहे हैं, आप लोग के पास अभी जो भी है वो आपका अपना करियर है, भविष्य। तो जैसे इन्होंने लिखा था कि किसी भी हाल में हार नहीं मानना है, लड़ना है, पहले अपना 100% दे दो और रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारा 100% ही तुम्हारे रिजल्ट का आउटकम होगा कि क्या होने वाला है। और सर ये आप हमेशा कराइए, मतलब हर संडे को करा दिया करिए, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए सब लोग मिलकर सर को थैंक यू बोलो जितना उतना कम है। सौम्या जी मेरी खुशी की बात है कि आप सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्वर पे, और इतनी अच्छी अच्छी पोएट्री हम लोग को भी सुनने को मिली। किसी दिन ऐसे भी करिए कि जिस दिन हमारे खुद के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब भी बैठे और उन्हें भी ये सीखने को मिले, मतलब ये भी एक विधा है, बहुत सुंदर विधा है, इसमें भाव भी है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी है, क्या आप लिखना चाहते हैं वो आपकी फीलिंग्स है, और एकदम ट्रू है। मतलब वहाँ पे कोई चीटिंग वाला पार्ट नहीं है कि सर क्या सोचते हैं मैं वैसे लिख दूँ, वो हो ही नहीं सकता। मैं क्या सोचती हूँ वो मैं ही अच्छा लिख सकती हूँ। तो कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी कुछ अच्छा सुनाऊंगी। तो मैं अनिता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वर का जो यहाँ का जो इस हॉल का जो माहौल है पूरी तरह से संगीतमय है। और यही से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को सीखने में वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये वातावरण संगीत को सिखाने में बहुत ही सार्थक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे अगर हमें कविता सीखनी है तो कविता के माहौल में होना होगा, उसके वातावरण में होना होगा। जैसे हमारी जो कविताएं हैं, हमारी पुस्तकों में जो कविताएं हैं, लिखने से पहले हम 2-4 बार पढ़ें। किताबों में बहुत, पुस्तकों में जो कविताएं हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा लिखी गई कविताएं हैं, उन कविताओं को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि कैसे लिखी गई। उसमें ये किताबों पाठ्यक्रम कई युग की कवियों की रचना है, आदिकाल वाले लिया, लेकिन उसमें आप सबकी जब रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें एक ट्रेंड है, एक तरीका है लिखने का। मतलब पुस्तकों में गद्य भी है, पद्य भी है, तो आप महसूस करें कि गद्य और पद्य दोनों में बहुत अंतर है। गद्य को लिखने का तरीका अलग है, पद्य को कहने का तरीका, बातें वही कही जाती है, दोनों में भाव ही व्यक्त होते हैं, मन के भाव व्यक्त होते हैं, लेकिन दोनों के कहने का तरीका अलग है। तो इसी बात को समझना है। कविता कविता का है तो कविता की तरह है ना, और वैसे भाव तो भाव है,
एक ही विषय पे तमाम लोगों के तमाम तरह से भाव आते हैं। जैसे राम लिखी है ना, तुलसीदास जी ने लिखा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिल जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी रूप में देख पाता है। तो एक ही विषय को देखने का तरीका अलग अलग हो जाता है, एक ही दृश्य को देखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। आजकल तो तमाम ग्रुप चल रहे हैं, तो ग्रुपों में विषय दिया जाता है। मान लो दिया गया नया साल और 50 लोग लिखते हैं। मैं देखता हूँ कि एक ही विषय पर 50 लोग लिखते हैं और 50 की अलग अलग बात होती है। एक ही विषय पे 50 लोगों ने कविता लिखी और 50 को लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। सोचो, मुंडे मुंडे मती भिन्ना, ये बहुत पहले हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि सबके अंदर अलग अलग तरह की सोच मत अलग अलग, सबकी मत अलग अलग, सबको देखने हमारे देखने का तरीका कुछ और है, आपके देखने का तरीका कुछ और है। वे ये कह रहे थे कि अशुभ क्रंदन शोभा नहीं है। वही बात तमाम हमारे कवियों की देखने का तरीका अलग है। भाई कवियों ने साथ जी की पूरी कृति का नाम है आंसू। उन्होंने उस पर पूरा ग्रंथ लिखा आंसू पर। तो इसलिए हर चीज की अहमियत है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा जो तरीका है, तुम्हारा देखने का जो तरीका है वो गलत है। लेकिन जो हर चीज के प्रतीक है, जैसे तमाम प्रतीक बने हुए हैं। जैसे पहाड़ है तो पहाड़ एक प्रतीक के रूप में, नदी है तो भी एक प्रतीक के रूप में, झरना है वो भी एक प्रतीक के रूप में है। हमें इन प्रतीकों को समझना है। जैसे उपमान बनते हैं ना, किसी चीज को हम उपमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसकी कुछ विशेषता होती है। जैसे मान लो सियमुख चंद्र समान मनोहर कहा गया ना, सीता का मुख चंद्रमा के समान मनोहर। चंद्रमा यहाँ क्या हुआ? उपमान हुआ। क्यों उसको उपमान बनाएंगे? क्योंकि उसकी एक विशिष्टता है, कुछ खासियत है, कुछ खास चीजें हैं उसमें। तो उसी तरह से हर चीज जो प्रकृति में जितनी चीज विद्यमान है, सबकी एक विशेषता है, वो उसकी पहचान है। तो उसकी पहचान से छेड़छाड़ नहीं, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है उसको बरकरार रखना, उसको नया शोध करने के चक्कर में उसको एकदम उखाड़ के उल्टा नहीं कर देना है। बात समझ रहे हैं? तो जो हमारे पुराने प्रतीक हैं उनको पहचानने की कोशिश करनी है और उनके माध्यम से अपनी बातों को रखने की कोशिश करनी है। जैसा कि आपको पता है कि कार्यशाला है, कार्यशाला में सीखने सिखाने की बात है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यदि आपको उन्मुक्त भाव से लिखने देना चाहिए, या आपके अंदर जो भी भाव आ रहे हैं आप उसे उन्मुक्त भाव से लिखिए। क्योंकि अभी जब हम विधानों के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा प्रवाह बाधित होगा, हमारे लिखने का जो तौर तरीका है वो बाधित होगा। तो अभी आप जो भी आपके मन में भाव आते हैं उसको लिखिए। जब हम कुछ लिखने पढ़ने लगेंगे तब उसको नियमों के अनुसार बांधने की कोशिश करेंगे। अभी जो भी हमारे मन में भाव आते हैं कोशिश से करिए, जैसे कोशिश क्यों नहीं करिए, एक सिस्टम में लिखिए। इस मन के जो भाव हैं उनको एक सिस्टम में लिखा है। सिस्टम में लिखने का मतलब है कि जो भी हमारे मन में भाव है किसी विषय पर, 9 वर्ष के बारे में हमारे मन में विचार आते हैं, उसको गलती पर लिखना। 9 वर्ष के बाद नया साल आता है ना, तो तमाम विचार आते हैं हमारे, तमाम हम लोग ग्रीटिंग देते हैं, तमाम शुभकामनाएं देते हैं, तमाम बातें करते हैं। उसी में कुछ लोग गद्य में करते हैं, कोई अपनी बात कविता में कर देता है। तो कोशिश से करिए कि हम अपनी बात कविता में करें। वो 2 लाइन की कविता हो, 4 लाइन की कविता हो। कविता का सबसे छोटा प्रारूप है 2 लाइन की कविता। 2 लाइन की कविता हो, 2 लाइन में ही पूरे भाव सुनाए। दोहा सबसे उसका छोटा शब्द है और दोहा के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। मतलब कविता के एक और गुण है, सबसे खास चीज कि कविता संदेश पर होती है। कविता के माध्यम से कुछ न कुछ हम संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये हो कि हम मन के भाव तो लिखें, मन के उद्गार भी नहीं हो, लेकिन अगर हम संदेश देने वाली बातें कह पाते हैं, समाज को कुछ संदेश दे पाते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, तो वही कविता अच्छी कविता हो जाती है। जैसे कविता क्या कैटेगरी है ना, जैसे कि कुछ कविता है जिसमें हम स्वांतः सुखाए लिखते हैं, अपने मन के सुख के लिए लिखते हैं, अपने मन के संतोष के लिए। लेकिन कुछ कविता समाज को संदेश देती है, और जो कविताएं समाज को संदेश देती हैं वो अजर अमर हो जाती है। लोग हमेशा उसको कहीं कोई बात कहनी हो, किसी को कोई बात समझानी हो, किसी भी परिस्थिति में कुछ करना हो, तो हर परिस्थिति के लिए पंक्तियां बनी हुई हैं, लोग कहते हैं और कह के बुलाते हैं, कह के समझाते हैं, कह के मन को
इमोशन हो, हर तरह की बात है। तो अगर हम वैसी पंक्तियां रच पाए जिससे कि कुछ हम संदेश दे पाते हैं तो कोशिश ये करनी है हम लोगों को कि समय के अनुसार इस तरह का समय चल रहा है, क्योंकि समय के अनुसार मन में भाव आता है। अभी जैसे मान लो 15 अगस्त आएगा ना, जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो मन में एकदम देश प्रेम का समझो कि ज्वार उमड़ आता है, ठीक है। तो उस समय जब भी हम सोचे तो देश प्रेम कहेंगे माहौल बनता है, चारों इधर जाओ देशभक्ति के गीत। अभी छठ पर्व आया था ना, इधर जाओ छठ के गीत बज रहे हैं, छठ के वो तो माहौल बन जाता है। जब जैसा माहौल बनता है, क्या मैंने कहा, सबसे वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे यहाँ आते ही आपका मन संगीतमय हो जाता है, क्योंकि माहौल यहाँ संगीत का बनाया गया है। विद्यालय में अगर आप तो देखते होंगे, जैसे विद्यालय में प्रवेश करेंगे तो दीवारों पर लिखा हुआ क्यों किया गया है, परिवेश बनाया गया है। तो अगर हमें कविता लिखनी है तो कविता का परिवेश हमारे साथ होना चाहिए। हमें कविता पढ़ने वाला, कविता समझने वाले, कविता सुनने वाले, कविता सुनाने वाले। अब ये सोचो कि हम दिन भर मोबाइल में रील देख रहे हैं और हमारे दिमाग में कविता आ रही है, तो थोड़ा सा कविता पढ़ें। हर चीज को बहुत डीपली देखो। अगर पत्थर भी देख रहे हो ना, कहीं ढेर सारे पत्थर और पानी दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है, तो कुछ इमेजिन करो, क्या इमेजिनेशन में आ रहा है, क्या लिखा है। वहाँ एक दुखी इंसान भी बैठ सकता है जो रो रहा होगा, एक खुशहाल इंसान भी बैठ रहा बैठा, और एक वो भी होगा वो जो जीवन के लिए कुछ करना चाह रहा है, पत्थर फेंक रहा है। समझ में मेरी बात? तो उस जगह पे बैठा हर इंसान डिफरेंट चीजें इमेजिन करेगा और उसके अकॉर्डिंग लिखेगा। कितनी अच्छी बात है, हमने लिखी है। मतलब ये है कि देखो, कविता लिखने के बहुत तरीका है। हम कविता लिख रहे हैं ना, तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक बार किताबों के लिए कविता लिखते हैं, कई बार मंचों के लिए कविता लिखते हैं। मन में होता है ना कि हम भी मंच पे पढ़ते हैं, तो मंचों पर किस प्रकार की रचनाएं बहुत तारीफ, किस प्रकार की रचनाओं बहुत तारीफ। जब भी आप कांट कविताएं पढ़ेंगे, जैसे संदेश पर जो लोगों के दिल को छू पाए, मतलब क्या होता है, हम जो कर रहे हैं वो तमाम लोगों के भाव से जुड़ जाएगा वो भाव, तो क्या होगा, सबको पसंद आएगी बात। तो कोशिश अभी ये नहीं करनी है, क्योंकि ये भी हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी बस चलते रहिए। और तो अभी कोशिश सिर्फ ये करनी है कि हमारे मन में जो भी भाव आ रहे हैं उनको मुक्त भाव से लिखें। हाँ, ये है कि छंदों का ज्ञान रखें। कोशिश मानो हमें दोहा सीखना, दोहा के बारे में ज्ञान रखें, लेकिन ये कोशिश अभी उसको, जैसे महान लोगों ने लिखा है, तुलसीदास जी ने जैसे सुहेल रच दिया है, कबीर ने जैसा रच दिया है, या फिर बिहारी ने जैसा रच दिया है, वैसा रचने की भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम भी लिख पाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे तो एक दिन आएगा ऐसा कि हम वैसा लिख पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जरूरत है, उन लोगों के जैसा लिखने के लिए, दोहा रचने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है। जैसे अभी जब शिवेंद्र दोहा पढ़ रहे थे, इन्होंने बताया कि दोहा का मात्रा इसमें 13 और 11 मात्रा है ना, तो उनका क्या मतलब था, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, क्या कर रहे हैं। सर वो 4 चरण होते हैं, और इसमें सम में 11 मात्रा है और मतलब लाइंस में सेट हो जाए, बोलने नहीं, इसमें परफेक्शन। कक्षा 6 के ऊपर के सभी विद्यार्थी हैं, और हमारी किताबों में, हिंदी किताबों में कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है कि ये दोहा छंद है, ये सोठा छंद है, ये चौपाई है ना। संगीत में भी है ना, संगीत जब सीखने आते हैं तो 3 ताल है, ठीक है, छप ताल है, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, छप ताल में 10 मात्राएं। ये सब समझना होता है, बताया जाता है। तो छप ताल कैसे बजाएंगे, 3 ताल कैसे बजाएंगे। दूसरी तरफ से अगर हमें दोहा लिखना है, दोहा कैसे है ना, तो दोहा लिखने के लिए तो सबसे पहले जरूरत होती है कि भाई कोई हमने पंक्ति लिखी, जैसे आप अभी तमाम लोग लिख रहे थे, कोई अपनी एक पंक्ति बताओ कविता की, तो बेटा बताओ अपनी कविता की पंक्ति बताओ, तुम हाँ। जीत के बताने तो हार स्वीकार है, फल की चाह नहीं कर्म पर, फल की चाह नहीं कर्मों पर अधिकार है ना। अरे जीत की चाह नहीं, क्या बोला, जीत
अधिकार है, फल की चाह नहीं कर्मों पर अधिकार है। फल की चाह ही नहीं कर्मों पर अधिकार है। नहीं कर्मों पर। इस लाइन में कितनी मात्रा है? कौन बताए? कोई बताया? इसमें एक लघु और एक दीर्घ मात्रा होती है। जैसे जीत है तो जीत में सर दीर्घ मात्रा होता है। नहीं, जीत में लघु भी है, दीर्घ भी है, दोनों है। जैसे जीत, जैसे हम कुछ नहीं, हमने सबने पढ़ा है, स्वर वर्ण पढ़ा है ना, और आ, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, तो जो छोटा है वो लघु है, जो बड़ा है वो दीर्घ है। मात्राएं सब जगह लगती है। जीत सब, जीत में जब बड़ी है ना तो दीर्घ है, पहले दीर्घ है है ना? तो दीर्घ का मतलब दो मात्रा, लघु का मतलब एक। अब जैसे चीजों को गा कर बोलते हैं, जैसे है ना जैसे कवि के दोहे हैं या हिंदी के दोहे हैं, काफी बचता है, बड़ा सुपर हिट उसका वो है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कबू ना कहे, लाख का मोल मोल कबीरा, लाख का, है ना ये? तो ये सुन के, जैसे कई बार क्या होता है, तमाम लोग जिन्होंने सब नहीं छंद शास्त्र नहीं पढ़े, उस धुन को समझ लीजिए। लेकिन धुन को समझा और लिखा। ये कि हम कथा सुनाते राम भक्त, लोग उस पर कहाँ शुरू होता है? वाल्मीकि गुरु देव के, है ना? बिनती बार बार कुछ ऐसे है उसमें, ठीक है? तो उसमें क्या है, वो दोहा है, दोहा उनका पढ़ने का तरीका देखो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाम। अलग अलग, जैसे अलग अलग लोगों ने एक ही पंक्ति को अलग अलग ढंग से गाया है। तो कोई भी एक धुन हम पकड़ेंगे और धुन के साथ जब लिखेंगे तो छंद अपने आप से बैठा है। अभी आप लोगों के लिए सबसे आसान काम यह है कि किसी धुन को पकड़ के उसके साथ दो दो लाइन की बातें लिखिए और उसी धुन में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? जो भी भाव है, इसमें भाव को रोकना नहीं, जो भी मन में भाव आता है उसको लिख देना है, क्योंकि भाव बार बार नहीं आता, भाव का एक प्रवाह है। एक बार जैसे मन बहुत दुखी हो गया तो आज में बहुत सारे भाव आते हैं, भाव आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, तो उनको उस समय उतार देंगे तो एक कविता क्या होगी। अभी छोड़ देंगे कि हम आज छोड़ देते नहीं, तो अगले दूसरे तरीके की कविता हो जाएगी, तो वो बात नहीं आएगी जो उस समय आएगी, ठीक है? तो अभी जैसे ये एक मैं कविता सुनाता हूँ, ठीक है? छोटी सी वो है, मुझे आज मन कर रहा था कि आज उसी के बारे में बताऊं, लेकिन हमने देखा कि